Hello everyone, welcome to CUET Civil Staff and warm welcome to today's class. So this is your CUET class for the chapter Electrochemistry और CUET एग्जाम के लिए ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका 12th बोर्ड का एग्जाम है फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लास्ट तक देखना है। हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप दैट मैं कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज जो रोड मैप है, नैनसेट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है। ओके, और नैनसेट इक्वेशन के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, देन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, एंड फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये सारे टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है देन शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ पाएँ और उनको ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास एवरीवन। नैनसेट इक्वेशन, तो सबसे पहले नैनसेट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है एवरीवन, जो नैनसेट इक्वेशन होती है दैट प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड द रिएक्शन कोएफिशिएंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल की, जब हमने लास्ट क्लास में ईएमएफ निकाला था, राइट, तो जो हम ईएमएफ निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड ईएमएफ हम लोग निकाल रहे थे। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या था कि हम लोगों ने ईएमएफ निकाला था एट दी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। तो जब हमने एवरीवन ये निकाल लिया था, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर 25, टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। प्रेशर 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर हमें EMF of the cell find out करनी है at any conditions, at any concentration, at any pressure, at any temperature, तो उसके लिए हम नैनसेट इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो नैनसेट इक्वेशन है वो क्या बताती है आपको, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कोई भी सेल बना हुआ है उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ ई नॉट EMF कैसे भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम ई कैथोड माइनस ई एनोड, मेजर करके हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है दैट इज अदर देन 1 m, टेम्परेचर इज अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस, एंड जो गैसेस है दे आर अदर देन व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स उस कंडीशन में अगर हमें ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है तो वो हम नैनसेट इक्वेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, यानी कि जो नैनसेट इक्वेशन है ये कॉरिलेट करती है किसको, ईएमएफ ऑफ द सेल एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, किसके साथ में, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसमें होती क्या है नैनसेट इक्वेशन एवरीवन, सपोज कीजिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है जहां पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा सपोज ये मेटल है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, जब ये एन इलेक्ट्रॉन लेगा जितना इसके ऊपर चार्ज है तो ये क्या बनाएगा, मेटल सॉलिड। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं एवरीवन रिडक्शन, राइट। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमें कैसे निकालेंगे, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड सिस्टम एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं नैनसेट इक्वेशन। यानी कि E of E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF
log 10 m upon mns plus, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर जो यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, E है, यानी दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, E नॉट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देन टेम्परेचर एवरीवन इन केल्विन हम लेंगे, F यहाँ पे 1 फेराडे है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि अगर यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो दैट इज नॉन एज N हियर। ओके, चलिए नाउ नैनसेट इक्वेशन जो है उसका लिखने का एक और तरीका है, दैट दिस इज द नैनसेट इक्वेशन। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू रखें, यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, तो अगर हम लोग इन वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये टेम्परेचर R और F, तो इनको कैलकुलेट करने पे और एक और इजी इक्वेशन फॉर्म हमको मिलती है, दैट इज दिस वन, यानी कि 0.059 अपॉन n log बेस 10, ये सब ऐसे की ऐसे यहाँ पर इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि नैनसेट इक्वेशन के 2 फॉर्म्स होते हैं एवरीवन, ये हमने थोड़ा कैलकुलेट करके रखा है ताकि एग्जाम के अंदर अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन कम है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप ऑफ फॉर्मेट में पूछा है तो फिर आपको ये ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज आवर नैनसेट इक्वेशन। नाउ डेरिवेशन ऑफ द नैनसेट इक्वेशन, यानी नैनसेट इक्वेशन जो है इसको हम कैसे डिराइव करें, ये बनी कैसे है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 Q, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हमने थर्मो से निकाली, राइट। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में एक रिलेशन होता है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस NFE सेल नॉट, यानी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी। तो आपको दिख रहा होगा डेल्टा जी भी दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट भी दिया हुआ है। तो जब हम इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस NFE सेल बराबर माइनस NFE नॉट सेल प्लस ये सारी वैल्यूज ऐसे की ऐसे, और जो Q है दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रही है किसी भी टाइम पर, जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशो लिखते हैं तो उसे हम लिखते हैं रिएक्शन क्वोशेंट Q। तो Q बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है। फिर हमने इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। तो एवरीवन जब आप डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, यहाँ पे बचेगा, ये माइनस हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log 10 P अपॉन R। तो ये इक्वेशन एक हमको मिल गई, दैट इज नोन एज नैनसेट इक्वेशन, ओके। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसी को हम नैनसेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ अगर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडे है 96500 कूलम और R की वैल्यू है 8.314, तो हम नैनसेट इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log 10 P अपॉन R, ठीक है, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन डेराइव दिस इक्वेशन।
दैट्स हाउ वी डिराइव दिस इक्वेशन। और आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे एवरीवन, उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको वैल्यूज दी जाएंगी और आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से 12th में भी CUET में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए आप, क्योंकि इलेक्ट्रो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर नेंसर्ट इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। इट स्टेट दैट फाइंड द EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन। अब आपको दिया हुआ है, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, दैट जिंक 2+, अंदर कंसंट्रेशन लिखी है 0.1 m, डबल आपको यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, SN2+ कंसंट्रेशन और SN, ठीक है। और उसके साथ में आपको E0 सेल की वैल्यूज गिवन, ठीक है। ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है एवरीवन, दिख रही है, और हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसके साथ में जिसकी भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हम करते हैं। और रेफरेंस में हम क्या लेते थे, इफ यू गाइज रिमेंबर, हम शी लेते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसकी वैल्यूज 0 हमने रखी थी, और उसके कंपैरिजन में हम सबको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया और आपको EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमको पता करना है कि इस क्वेश्चन को देख के, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के आप पहचानो कि ये नेंसर्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो वंस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि नेंसर्ट इक्वेशन क्या है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओके, नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में देखो कि कौन सी चीज दी गई है और कौन सी आपको चाहिए। तो देखिए बच्चों, E0 सेल हम इससे निकाल सकते हैं, इससे हम E0 सेल निकालेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेल रिप्रेजेंटेशन से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, आप लोग भी इसको कीजिए, और पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका करा हुआ सही है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप खुद अगर इसको खुद पहले ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरीवन E0 सेल, दैट इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहां पर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड? तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही गिवन है। यू कैन सी हियर जिंक 2+ जिंक, यानी जिंक रिड्यूस हो रहा है, ये वैल्यू मिल रही है। टिन 2+ टिन, यानी टिन भी रिड्यूस हो रहा है, ये वैल्यू मिल रही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखकर आपको पहचानना होगा कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे करेंगे? तो एवरीवन ध्यान से देखिए कि ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी सबसे नेगेटिव में हाई होती है, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू हाई होती है, वो एक एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम करता है? एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो बच्चों एनोड बनाएगा। क्या बनाएगा? एनोड। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब आपको ये दिख रहा है तो आपको देख के बता सकते हैं कि -0.76 की वैल्यू ज्यादा है -0.14 से। इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव है मतलब इसको रिड्यूस होने का नेचर नहीं है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आराम से, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। यस,
इसका मतलब यहाँ पर एनोड कौन बन रहा है? जिंक। कौन बन रहा है एनोड? जिंक। तो कैथोड कौन है? जो दूसरा वाला है वो कैथोड है, इसकी वैल्यू कम है। तो चलिए एवरीवन, कैथोड बन गया हमारा दिस और ये है हमारा एनोड। तो -0.14 माइनस 0.7, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया -0.14 प्लस 0.76। तो 0.76 में से 0.14 को आपको माइनस करना है, तो वैल्यू हमें किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। कितनी वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे? 0.14 को माइनस कर देंगे 2 और 6, 0.62 कितनी आ रही है? 0.62। तो ये जो 0.62 है ये ई नॉट सेल आपने फाइंड आउट कर लिया ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल के बाद एवरीवन आप लोग क्या करेंगे? ई नॉट सेल अगर आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसके बाद आप इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, फिर हम करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट की तो मुझे मिला प्लस का 0.62 माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिंक ने भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी 2 आएगा यहाँ पे। log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है ये कैसे पता चलेगा? दिस इज इंटरेस्टिंग चीज है ना, देखिए ध्यान से। तो एवरीवन, जब आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पता करना है तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देखकर नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। जिंक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक 2+ बनाया। टिन जो था ये 2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने किस में कन्वर्ट हो गया? टिन के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तब आप जब इसको देख रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ बना क्या? Sn प्लस Sn2+, ये है हमारे रिएक्टेंट और एरो के दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है जिंक 2+ प्लस टिन। टिन तो सॉलिड हो गया, सॉलिड जो होता है उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, दोनों तरफ हो गए। बचा है प्रोडक्ट है जिंक 2+, रिएक्टेंट है Sn2+। तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन देखो, हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.1 एम है, 0.1 एम। इसको हम 10⁻⁻1 भी बोल सकते हैं। ये है 0.001, इसको हम 10⁻³ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻³ ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे एवरीवन तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा प्लस में 0.56 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा है। और दोबारा से मैं बता देती हूँ कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन देंगे तो सबसे पहले आप ई नोट सेल निकालेंगे बाय कैथोड माइनस एनोड करके, और जब कैथोड माइनस एनोड आप करेंगे फिर आपको ई नोट सेल मिलेगा। इस वैल्यू में पुट करना है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कैसे पता चलेगा? सेल रिएक्शन लिख के पता चलेगा। सेल रिएक्शन लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन? क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि कोई भी रिएक्शन फीजिबल है या नहीं, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट? थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है। डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है दैट इज द फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। यानी यूजफुल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी अवेलेबल है उसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। अब एवरीवन, गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है अगर वो नेगेटिव होता है, यानी कि अगर हमारा डेल्टा जी होता है
0 से कम, तो वो रिएक्शन हम बोलते हैं फीजेबल है, अपने आप हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो एवरीवन फॉर दैट काइंड ऑफ रिएक्शन सेल में, यानी कि सेल के जो पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं उसमें और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ से पता करेंगे। तो अगर हम बोले कि किसी भी डेल्टा जी नेगेटिव के लिए, यानी कि किसी भी फीजिएबल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, वो होता है -W इलेक्ट्रिकल, यानी कि यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब कौन से टाइप का वर्क यहाँ पे हो रहा है एवरीवन, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो W इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V है बच्चों EMF ऑफ द सेल, Q क्या है, चार्ज। Q क्या है बच्चों, चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू N इंटू F, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का N मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा वी क्या है, ई सेल, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इसे हम ई सेल भी लिखते हैं। तो डेल्टा वी हो गया, ई सेल हो गया, और ई सेल में जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तब हम स्टैंडर्ड वाला लिखेंगे, नॉर्मल में नॉर्मल वाला। तो W इलेक्ट्रिकल बराबर NF इंटू ई सेल। डेल्टा जी में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा जी में एक रिलेशन हमें पता है, डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल। ठीक है, ये कैसे बना, क्योंकि हमने W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो इन वैल्यू को जब हमने इसमें पुट किया तो हमें मिला -NF ई सेल। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और ई सेल में ये रिलेशन होता है, ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है तो क्या करना है, बस डेल्टा जी नॉट लिखना है, ई सेल की जगह ई सेल नॉट लिखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन को बताते हैं। ठीक है एवरीवन, चल तो इस कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें ये चीजें, आप लोगों को ये चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा जी जीरो ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है। ओके, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ई नॉट सेल में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है बच्चों कैथोड एनोड का, और 1F की वैल्यू दी गई है, और डेल्टा जी नॉट में ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, थिंक अबाउट इट। पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है फॉर हिंट कि ये आपको, दिस इज आवर की कंसेप्ट, ये क्या है आपका की कंसेप्ट, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या स्ट्रेटेजी होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, हमने देखा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यूज, जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्या हमारे पास है। एवरीवन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्सचेंज होते हैं, F इज द फेराडे वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ई नॉट सेल बराबर क्या है, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। तो चलो हम लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हैं। अब वही बात कि यहाँ पर अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, कैथोड किसे मानेंगे, एनोड किसे मानेंगे। एवरीवन, आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यानी SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखकर बता सकते हो कि किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है। आप बोलेंगे मैम कैसे बताएंगे, तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू SRP वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एवरीवन, जिसकी नेगेटिव में ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा है वो एनोड की तरह काम करता है, और जिसकी SRP वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि +1 +2 कितने भी हो सकती है, 0 से कम एनोड, 0 से ज्यादा कैथोड। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ SRP वैल्यू, हम जानते हैं हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड माना था, तो H2 की होती है बच्चों 0। अब 0 से ऊपर जो
ECE इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा है वो सब नेगेटिव है और 0 से नीचे सब पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव होते हैं इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी जिनकी वैल्यू नेगेटिव है दे डोंट वांट टू गेट रिड्यूस, उनका नेचर है क्या कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। दैट मीन्स वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरों का रिडक्शन करेंगे। यानी यहां पर हमारा एनोड ये बनेगा। तो वैल्यू देखकर हमें पता चला -0.76 नेगेटिव में, तो ये क्या है बच्चों, ये बना रहा है एनोड। क्या बना रहा है, एनोड। ये पॉजिटिव वैल्यू है SRP की, इसका मतलब ये क्या बना रहा है, कैथोड। समझ में आया आपको कि एनोड और कैथोड का क्या यहाँ पे कैसे हम पता लगाएंगे, राइट। सो आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया है। तो कैथोड कौन है, 0.34 वोल्ट माइनस एनोड की वैल्यू बच्चों माइनस में गिवन है, दैट इज 0.76। तो माइनस और माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया। तो आप इसको जोड़ोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव में 1.1 वोल्ट। अब हमारा हाफ काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें उस वैल्यू में पुट करना है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -NF इंटू E नॉट सेल। एवरीवन N की वैल्यू क्या है, तो N यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं तो लिखेंगे -2 इंटू 96500 इंटू 1.1 वोल्ट। आप जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -2123000 वोल्ट। ठीक है, दैट इज, सॉरी वोल्ट नहीं आएगा ना, ये तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है ना। तो दैट मीन्स दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और ये क्वेश्चन था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन पर। ठीक है, आई होप दैट दिस क्वेश्चन एंड कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं एवरीवन। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नैनसर्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, कैसे, वहां पर क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये हेडिंग है ना। तो देखो नैनसर्ट इक्वेशन लिखे पहले। नैनसर्ट इक्वेशन बोलती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल इज माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 रिएक्शन क्वेश्चन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नैनसर्ट इक्वेशन से हम ई सेल फाइंड आउट करते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टाइम। लेकिन अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, कि अगर हम बात करते हैं कि हम नैनसर्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि एट द इक्विलिब्रियम ये इक्वेशन किस फॉर्म में जा सकती है, तो तब क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बारे में ये हमें बता रहा है। तो चलो देखते हैं। यहां पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लिखेंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे साइड में मैं लिख रही हूं कि एट इक्विलिब्रियम एवरीवन क्या होता है इक्विलिब्रियम पर। आप बोलोगे मैम इक्विलिब्रियम पर जो हमारा डेल्टा G होता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G ये क्या हो जाता है यहाँ पर 0। तो अगर डेल्टा G 0 हो गया तो हमारा जो ई नॉट ई सेल है वो भी क्या हो जाएगा 0, ई नॉट नहीं ई सेल। डेल्टा G 0 तो ई सेल भी 0। और इक्विलिब्रियम चल रहा है तो जो Q है यानी रिएक्शन क्वोशेंट जो है ये इक्वल हो जाता है K इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ क्या बचा है log 10 Kc। ठीक है बच्चों, अब ई नॉट सेल को कैसे लिख सकती हूँ, ई नॉट सेल बराबर, इसको इक्वल के उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो क्या इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log Kc बराबर
E0 सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। यस, तो ये हो गई आपकी log Kc की वैल्यू, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो, कर लेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला है जिससे कि आप लोग क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी क्लास में दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एवरीवन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस है the process of chemical decomposition of the electrolyte by passes of electricity to the molten or dissolved state। यानी कि हम अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो कन्वर्ट कर रहा था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसका क्या काम है, ये प्रोसेस होता क्या है। इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जस्ट अ मिनट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे सेल के अंदर और वो एनर्जी हमें कन्वर्ट करके क्या देगी, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी से क्या मतलब है कि या तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट को एज ए एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का मतलब है कि हमने उसके अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, जिससे कि एक केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रही है और कोई प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट, हम इलेक्ट्रोलाइट ही ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे। आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ या तो लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो किस किस डिवाइस से मिलकर बनी है ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक से बना है कि इट्स मेड ऑफ ग्लास, वुड और बैकेलाइट। एक जो टैंकर होता है, जो हमारा कंटेनर होता है इस टाइप से, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइट, जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा सेल से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है उसके अंदर। इलेक्ट्रोड्स हैं कि 2 रॉड्स हम लेंगे, 2 रॉड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड लेंगे जो हम सेल के अंदर डालते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड। तो एवरीवन दिस इज द डिवाइसेस विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक कंटेनर है जिसमें 2 रॉड आपको दिखाई दे रही हैं, ये कैथोड और एनोड की है। तो एवरीवन यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, की बैटरी से, और बैटरी जो है वो किससे कनेक्ट होती है, 2 इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एनोड होती है दैट इज द लाइक यहाँ पे देखिए एनोड हमारा किससे है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से है यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे एनोड से जो मेटल के आयन है वो बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाकर जैसे ही हम लाइट सप्लाई करते हैं तब ये काम होना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन,
ठीक है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि साइन कोई सा भी हो जाए इनके ऊपर, एनोड और कैथोड के ऊपर, लेकिन जो चीज फिक्स है दैट इज एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। अब ये जो आयंस निकल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पानी जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर आयंस पड़े हैं। अब जो पॉजिटिव आयन होते हैं, अब चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है एवरीवन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आप जानते हो इसके अंदर दो टाइप के आयन होंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड की तरफ तो कौन भागेंगे, एनायन, यानी जो हमारे सॉल्यूशन के एनायन है वो कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द एनोड। और हमारे सॉल्यूशन में जो कैटायन प्रेजेंट है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कैथोड की तरफ। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है आयंस का, यही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन का रीजन ये होता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, उससे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि इसके कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें क्या मिल रही है, एक केमिकल रिएक्शन मिल रही है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर NaCl का इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया और यहाँ पर जो एनोड है उस पे बन रही है Cl2 गैस और कैथोड पे बन रहा है सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं। कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हमने इनको डाल दिया, फिर हम देखेंगे कैटायन एनायन कहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हम लिखते हैं, एनायन पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन और प्रोडक्ट, ओके। चलिए, तो कैटायन जो होते हैं एवरीवन, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है। तो कैटायन वहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। एनायन क्या करते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, मूव टुवर्ड्स द एनोड, लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, हो गया। जैसे ही आपने करंट दिया इस तरीके की रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई और आपको एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उस पे प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, लेकिन कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं ये डिसाइड कौन कर रहा है, ठीक है, कि अगर हमको प्रोडक्ट मिल भी रहे हैं तो कौन डिसाइड कर रहा है कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन से फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करते हैं। तो लेट्स सी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ मटेरियल पे बात करते हैं पहले, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है ये डिसाइड होता है। मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है तो वो तो आयन ही नहीं देगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में है या एक्वस है, ये दोनों डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर है बच्चों टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि आपने ये जो एनोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड रोड ली है, ये वाली रॉड जो है ये किस टाइप की है, इसका नेचर क्या है इलेक्ट्रोड का। तो एवरीवन दो टाइप नेचर होता है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, जो कि खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, वो सिर्फ अपना एक बेस दे रहा है आपको कि ठीक है मैं अपनी तरफ से रिड्यूस ऑक्सीडाइज कुछ नहीं होगा और आप लोग आके आपके जो आयंस है वो आके मेरे ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं, वो चाहे तो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रॉन डोंट टेक पार्ट इन दी रिएक्शन, वो इनर्ट रहता है, ठीक है। जैसे प्लैटिनम का है, गोल्ड का है, ग्रेफाइट का है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड की, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन होते हैं,
जो कि खुद पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन दी रिएक्शन। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन दी इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन लाइक कॉपर सिल्वर। ठीक है, चल तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। पहली बात क्या होती है, वी विल ऑलवेज कंसिडर, क्या कंसिडर करना है हमको, वी विल ऑलवेज कंसिडर गिवन इलेक्ट्रोड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, गिवन इलेक्ट्रोड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और बेसिकली जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो प्लैटिनम के ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोड जो दिया है उसे क्या मानेंगे, इनर्ट मानेंगे, अनलेस इट्स मेंशन, अनलेस इट्स मेंशन, यानी कि अगर ये मेंशन किया हुआ है कि ये एक्टिव है या इनर्ट है तो फाइन है, जो बोला है वो ही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड मानकर ही रिएक्शन करेंगे अनलेस मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, दूसरा जो रूल हमको फॉलो करना है कि वी राइट ऑलवेज एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट। एट फर्स्ट वी ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन यानी कि रिडक्शन वाली रिएक्शन हमको सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, थर्ड चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड गिवन है, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड आपको गिवन है तो दे देमसेल्फ टेक पार्ट इन दी रिएक्शन, यानी कि वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कौन करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स इफ द एक्टिव इलेक्ट्रोड गिवन देन दे themselves gives, क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देने लगते हैं, खुद ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखोगे आप इन तीनों रूल्स को फॉलो करोगे, इन तीनों बातों का ध्यान रखोगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट सही आता है। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि मैम ये डाउट है, तो मैं उसको दूर कर दूंगी। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट केस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड एवरीवन इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं MgBr2 का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी आप करते हो सबसे पहली चीज है आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। यानी अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया MgBr2 तो वो कौन से आयन्स में टूटेगा, वो टूटेगा Mg2 प्लस प्लस 2Br माइनस। यस, ठीक है, ये इसका आयनाइजेशन मतलब आयन्स में टूट गया। अब आयन्स के अंदर चूंकि हम लोग यहाँ पर एक्वस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है एक्वस, तो जब तक एक्वस नहीं लिखा होता तब तक आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट को कॉन्सेंट्रेट ही मान के चलना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में 2 टाइप के आयन्स है, एक तो कैटायन और एक एनायन। एवरीवन, ये हमारा सेल है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड। अब एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये आयन्स क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर मूवमेंट करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले क्या था, हमारा दूसरा रूल कि एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा है, हम जानते हैं एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो कौन सा आयन हमारा एनोड पर जाएगा,
बताइए, ब्रोमीन जाएगा कि मैग्नीशियम आयन जाएगा? मैम वो जाएगा जो कि एनायन है। तो क्योंकि हमारा एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पहुंचा कौन? 2Br माइनस। 2Br माइनस पहुंचा, उसने Br2 बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप देख सकते हो ब्रोमीन यहाँ पर -2 है और Br2 में कन्वर्ट हो गया, जहां पर कि क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। तो ये हो रहा है एनोड पर ब्रोमीन गैस आपको मिल रही है, रेडिश ब्राउन वेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्रोमीन गैस के। क्लियर? ओके। अब हम लिखते हैं कैथोड पे रिएक्शन। तो बच्चों आप जानते हो कैथोड पर क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। चलिए अब देखते हैं कैथोड पे कौन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप का कैटायन प्रेजेंट है, दैट इज Mg2+। तो ये हमारा मैग्नीशियम पहुंचा कैथोड के ऊपर और वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे मूवमेंट करके घूम के कहाँ पहुंचे? कैथोड पर। तो जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन आए, Mg ने ले लिया और बना दिया Mg, 2Mg सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एवरीवन हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 प्रोडक्ट मिले, एनोड पे ब्रोमीन गैस, कैथोड पे मैग्नीशियम मेटल का डिपोजिशन। क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। ठीक है, हाँ जी। तो दिस इज द, और आपको यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं कि आपको मुझे बताना है कि NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो Na+ और Cl- मिलेगा, करेक्ट। आपको मुझे बताना है कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आप मुझे घर से अपने करिए आराम से और आप लोग इसको मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, चलिए तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है CUET सिविल स्टैप को, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, देन लाइक आवर क्लास, ओके, एंड इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।